वेलकम टू द फनल इफेक्ट। नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की एक काफ़ी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर बात करेंगे जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स पर, मतलब गैन्स की। जी। इसमें भी हमारा फोकस रहेगा एक खास हिस्से पर, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर। हमारी ये जो बातचीत है ये गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग सेक्शन की जानकारी पर बेस्ड है। बिल्कुल। और गैन्स तो आजकल बहुत चर्चा में है। इमेज जनरेशन है और भी कई फील्ड्स हैं और उनके काम करने के तरीके के बिल्कुल सेंटर में ये डिस्क्रिमिनेटर ही है। इसे समझना वाकई ज़रूरी है। हाँ, तो आज का मिशन यही है, इस सोर्स मटेरियल को देखना, समझना कि ज्ञान के अंदर ये डिस्क्रिमिनेटर आखिर है क्या भला, इसका असली काम क्या है और सबसे ज़रूरी ये सीखता कैसे है। कोशिश रहेगी कि इसे मतलब टेक्निकल जार्गन से बचते हुए बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझें। हाँ, प्रयास यही रहेगा कि कोर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें ताकि इसकी भूमिका एकदम स्पष्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्क्रिमिनेटर चीज क्या है? नाम से तो लगता है जैसे कोई जांच करने वाला या परखने वाला। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक दिशा में है। सोर्स के हिसाब से ज्ञान में डिस्क्रिमिनेटर असल में एक क्लासिफायर है। क्लासिफायर? हाँ, इसका सीधा सा काम है असली डेटा, जैसे असली तस्वीरें हो गई, और ज्ञान का जो दूसरा हिस्सा है जनरेटर, उसके बनाए नकली मतलब फेक डेटा के बीच फर्क करना। अच्छा, तो ये एक तरह का पहचान करता हुआ जो असली और नकली में भेद करता है, ये इसकी कोर फंक्शन है। प्रिसाइजली, बिल्कुल। आप इसे एक एक्सपर्ट समझ सकती हैं जिसके सामने दो चीजें रखी हैं, एक असली एक नकली, और उसे बताना है कि कौन सी असली है। सोर्स में भी साफ लिखा है, इट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश रियल डेटा फ्रॉम द डेटा क्रिएटेड बाय द जनरेटर। इसका पूरा वजूद ही इसी कंपैरिजन पर टिका है। और क्या इसे बनाने के लिए कोई खास तरह का न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल होता है, मतलब जैसे इमेज के लिए CNN वगैरह? ये दिलचस्प बात है। सोर्स कहता है कि इसके लिए कोई एक फिक्स्ड आर्किटेक्चर नहीं है। अच्छा। हाँ, आप किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस खास तरह के डेटा के लिए सही हो जिसे वो क्लासिफाई कर रहा है। अगर इमेज है तो हाँ, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मतलब CNN एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टेक्स्ट डेटा है तो शायद RNA या ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर बेहतर हो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका काम हुआ पहचान करना, लेकिन ये पहचान करना सीखता कैसे है? असली और नकली के बीच का ये फर्क समझने की काबिलियत इसमें आती कहाँ से है? यहाँ बात मुझे लगता है वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये लर्निंग प्रोसेस कैसे काम करता है? हाँ, यही ज्ञान का असली जादू है। इसकी वो एडवर्सेरियल नेचर सामने आती है। डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है वो दो सोर्सेज से आता है। सोर्स में ये बताया गया है। दो सोर्सेस कौन कौन से हैं वो? पहला सोर्स है असली डेटा, रियल डेटा। इसे आप ग्राउंड ट्रूथ कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चेहरों की तस्वीरें बनाने वाला ज्ञान ट्रेन कर रहे हैं, तो असली डेटा होगा असली इंसानों की तस्वीरों का एक बड़ा कलेक्शन। डिस्क्रिमिनेटर इन्हें ट्रेनिंग के दौरान पॉजिटिव एग्जाम्पल्स के रूप में इस्तेमाल करता है। मतलब इसे सिखाया जाता है कि देखो ये है असलियत, ये इसका बेसलाइन बनता है। समझ गया। तो ये असली दुनिया से एक रेफरेंस पॉइंट लेता है। और दूसरा सोर्स वो जाहिर है जनरेटर से आएगा। सही कहा। दूसरा सोर्स है नकली डेटा, फेक डेटा। ये डेटा ज्ञान के साथ ही यानी जनरेटर द्वारा बनाया जाता है। जनरेटर का काम ही है नकली डेटा बनाना, जैसे नकली चेहरे, नकली लिखावट, इस तरह की चीजें। डिस्क्रिमिनेटर इन नकली उदाहरणों को नेगेटिव एग्जाम्पल्स के रूप में इस्तेमाल करता है। इसे सिखाया जाता है कि और देखो ये है नकली, तो जनरेटर लगातार इसे झूठ परोसता रहता है इसे टेस्ट करने के लिए। तो मतलब इसे असली और नकली दोनों के एग्जाम्पल्स लगातार दिखाए जाते हैं ताकि ये दोनों के पैटर्न को पहचानना सीखे और उनमें फर्क कर सके। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है जिसे सोर्स हाईलाइट करता है। वो ये कि जब डिस्क्रिमिनेटर अपनी ट्रेनिंग के फेज में होता है उस दौरान जनरेटर ट्रेन नहीं हो रहा होता। क्या मतलब? मतलब जनरेटर सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर के लिए नकली उदाहरण बनाता रहता है, लेकिन उसके अपने वेट्स यानी उसके जो सीखे हुए पैरामीटर्स हैं वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? मतलब जब डिस्क्रिमिनेटर सीख रहा है तब जनरेटर बस चुपचाप नकली माल बनाता रहता है, खुद कुछ नहीं सीखता। इसको ऐसे आइसोलेट क्यों करते हैं? उनका तो मुकाबला होना चाहिए ना। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये ज्ञान की ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है।
आप सोचिए, अगर डिस्क्रिमिनेटर को एक ऐसे नकली सिग्नल से सीखना है जो खुद भी लगातार बदल रहा हो, तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि असली क्या है और नकली क्या। हाँ, ये तो है, कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जैक्टली। जनरेटर को स्टेबल रखकर हम डिस्क्रिमिनेटर को एक कंसिस्टेंट, न बदलने वाले विरोधी के खिलाफ अपनी पहचान करने की क्षमता को तेज करने का मौका देते हैं। ये एक तरह से उसे एक स्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट देता है ताकि वो पहले अपनी डिटेक्शन स्किल्स को मजबूत कर सके। ये आइसोलेशन स्ट्रेटेजिक है। हाँ, ये ट्रेनिंग को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखें तो सोर्स के कुछ मेन स्टेप्स बताता है। ओके, तो ये सिर्फ रियल और फेक डेटा देखना ही काफी नहीं है। असल में लर्निंग होती कैसे है, वो मैकेनिज्म क्या है? पहला कदम तो यही है कि डिस्क्रिमिनेटर असली और नकली दोनों तरह के डेटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करता है। उसे असली सैंपल भी दिए जाते हैं और जनरेटर के बनाए नकली सैंपल भी। और जाहिर है शुरू में ये गलतियां करेगा, कभी असली को नकली बता देगा, कभी नकली को असली। फिर क्या होता है? बिल्कुल। और यहीं दूसरा कदम आता है, लॉस फंक्शन का रोल। ये बहुत क्रूशल है। लॉस फंक्शन? हाँ, जब डिस्क्रिमिनेटर गलती करता है, मान लीजिए उसने असली तस्वीर को नकली बता दिया या नकली को असली, तो एक लॉस फंक्शन उसे पेनलाइज करता है। ये पेनल्टी एक तरह का मैथमेटिकल स्कोर होता है जो बताता है कि डिस्क्रिमिनेटर कितना गलत था। यहाँ ये समझना फैसिनेटिंग है कि सिस्टम अपनी गलतियों से कैसे सीखता है। ये पेनल्टी ही वो सिग्नल है जो कहता है यहाँ सुधार की जरूरत है। अच्छा, तो ये लॉस फंक्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि गलती हुई, बल्कि ये गलती की मात्रा को क्वांटिफाई करता है। हाँ, पर इस पेनल्टी स्कोर से डिस्क्रिमिनेटर को ये कैसे पता चलता है कि उसे क्या बदलना है, कैसे सुधरना है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं तीसरा कदम आता है, सीखना, मतलब वेट्स को अपडेट करना। ये पेनल्टी या लॉस स्कोर ही बैक प्रोपगेशन नाम की प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। बैक प्रोपगेशन? हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, बैक प्रोपगेशन एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क्स में। ये उस लॉस सिग्नल को नेटवर्क के लेयर्स के माध्यम से पीछे की तरफ भेजता है और हर कनेक्शन के वेट को इस तरह से एडजस्ट करता है कि अगली बार उसी तरह की गलती होने की संभावना कम हो जाए। अच्छा, तो वो पेनल्टी सिग्नल सिर्फ एक स्कोर नहीं है, वो डायरेक्शन भी देता है कि नेटवर्क के पैरामीटर्स को किस दिशा में बदलना है। सोर्स में एक फिगर 1 भी दिया है जो इसी बैक प्रोपगेशन फ्लो को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि लॉस से सिग्नल वापस डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क में जा रहा है और वेट्स को अपडेट कर रहा है। ये सचमुच लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स का एक कॉन्क्रीट मैकेनिज्म है। सोर्स में एक और बात कही गई है कि डिस्क्रिमिनेटर 2 लॉस फंक्शन से जुड़ा होता है। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क का जो आउटपुट होता है, मतलब उसका असली या नकली का अनुमान, वो 2 अलग-अलग जगहों पर लॉस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 2 जगह? कैसे? एक तो है डिस्क्रिमिनेटर लॉस। ये वो लॉस है जिसकी हमने अभी बात की। इसका इस्तेमाल सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करने के लिए होता है ताकि वो असली नकली में फर्क करने में बेहतर हो सके। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है जनरेटर लॉस। ये दूसरा लॉस है जिसका इस्तेमाल जनरेटर को ट्रेन करने के लिए होता है। अब जनरेटर का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाना, मतलब ऐसा नकली डेटा बनाना जिसे डिस्क्रिमिनेटर असली समझ ले। हाँ, तो जनरेटर लॉस इसी लक्ष्य को मापता है कि जनरेटर कितना कामयाब हो रहा है डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देने में। लेकिन सोर्स ये भी साफ कहता है कि जब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो रहा होता है तब वो जनरेटर लॉस को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सिर्फ अपने डिस्क्रिमिनेटर लॉस पर फोकस करता है। एकदम सही। डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग के समय उसका एकमात्र लक्ष्य होता है खुद को बेहतर बनाना, असली और नकली की पहचान तेज करना। वो जनरेटर के भले बुरे से उस समय मतलब नहीं रखता। अच्छा, जनरेटर लॉस की भूमिका तब आती है जब ट्रेनिंग का फेज बदलता है। जब जनरेटर की बारी आती है सीखने की, उस फेज में डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स स्थिर कर दिए जाते हैं और जनरेटर अपने लॉस के आधार पर सीखता है कि कैसे ज्यादा कन्विंसिंग नकली डेटा बनाया जाए। अच्छा, तो ये बारी बारी से होता है।
एक फेज में डिस्क्रिमिनेटर सीखता है, तब जेनरेटर स्थिर रहता है, और दूसरे फेज में जेनरेटर सीखता है, तब डिस्क्रिमिनेटर स्थिर रहता है। ये अदला बदली ही ज्ञान को आगे बढ़ाती है। कमाल है। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स का निचोड़ क्या है? मतलब सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब समझना क्यों जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो एआई और मशीन लर्निंग को जल्दी और गहराई से समझना चाहते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमने ये तो समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेटर क्या है और कैसे ट्रेन होता है, लेकिन बड़ी तस्वीर में ज्ञान के पूरे सिस्टम में इसकी अहमियत क्या है? मतलब why should someone trying to get up to speed on AI care deeply about this specific component? देखिए, डिस्क्रिमिनेटर की असली और नकली में भेद करने की ये लगातार बेहतर होती क्षमता ही गैन्स की जान है। ये एक डायनामिक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आप इसे एक सख्त आलोचक या कला समीक्षक मान सकती हैं, जो जनरेटर के बनाए हुए आर्ट यानी नकली डेटा को लगातार परखता रहता है। तो ये सीधे तौर पर जनरेटर को फीडबैक नहीं देता, बल्कि इसके बेहतर होने से जनरेटर पर दबाव बनता है, ये मतलब है? बिल्कुल। ये अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत शक्तिशाली फीडबैक लूप है। जैसे जैसे डिस्क्रिमिनेटर असली और नकली में फर्क करने में माहिर होता जाता है, जनरेटर के लिए उसे धोखा देना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जनरेटर को मजबूरन और ज्यादा सफिस्टिकेटेड और ज्यादा रियलिस्टिक नकली डेटा बनाना पड़ता है। यही एडवर्सरियल यानी प्रतिद्वंदी रिश्ता, ये मुकाबला ही ज्ञान को इतना शक्तिशाली बनाता है। डिस्क्रिमिनेटर का ये दबाव ही जनरेटर को लगातार बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है, उसे रियलिटी के करीब लाता है। मतलब एक अच्छे ज्ञान के लिए एक मजबूत और लगातार सीखने वाला डिस्क्रिमिनेटर होना बेहद जरूरी है। जनरेटर अकेले कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से। इस इंटरैक्शन को समझना ज्ञान की अद्भुत क्षमताओं की कुंजी है। चाहे वो ऐसी तस्वीरें बनाना हो जो असली लगें, या नया संगीत कंपोज करना हो, या ड्रग डिस्कवरी में मदद करना हो। खासकर द लर्नर पर्सोना वाले लोगों के लिए जो एआई की कैपेबिलिटीज को समझना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिमिनेटर के रोल को समझना फंडामेंटल है। ये ज्ञान के दिमाग का वो हिस्सा है जो असलियत की कसौटी पर जनरेटर के काम को लगातार परखता है और उसे एक्सीलेंस की ओर धकेलता है। चलिए, तो आज हमने जो समझा उसे फटाफट रिकैप करते हैं। डिस्क्रिमिनेटर जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क यानी ज्ञान का वो हिस्सा है जो एक क्लासिफायर की तरह काम करता है। इसका मुख्य काम है असली डेटा और जनरेटर के बनाए नकली डेटा के बीच का फर्क पहचानना सीखना। सही कहा। और ये ट्रेनिंग के लिए असली डेटा को पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ये असली है, और जनरेटर के नकली डेटा को नेगेटिव एग्जाम्पल्स ये नकली है के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जब ये पहचानने में गलती करता है तो एक लॉस फंक्शन उसे पेनलाइज करता है। हाँ, इसी पेनल्टी सिग्नल का इस्तेमाल करके ये बैक प्रोपेगेशन के जरिए अपने अंदरूनी वेट्स को एडजस्ट करता है, मतलब सीखता है और बेहतर बनता है। और ये पॉइंट भी अहम है कि डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग के दौरान जनरेटर के वेट स्टेबल रहते हैं, वो ट्रेन नहीं होता। ये ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टेबल रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। ये पूरी प्रक्रिया ही ज्ञान के सीखने का आधार है। वाकई ये पूरी प्रक्रिया काफी इंजीनियस है। ज्ञान्स कैसे सीखते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेटर का रोल सच में सेंट्रल है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, एक सवाल जो सोच भी उठाता है। हमने बात की कि डिस्क्रिमिनेटर सीखता है और बेहतर होता जाता है, पर सोचिए क्या हो अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए? मतलब अगर वो इतना परफेक्ट हो जाए कि जनरेटर के बनाए हर नकली सैंपल को तुरंत पकड़ ले, लगभग कभी गलती ना करे। हाँ बिल्कुल। अगर डिस्क्रिमिनेटर इतना इफेक्टिव हो जाए कि जनरेटर उससे कभी धोखा ही ना दे पाए, तो जनरेटर के लिए लॉस सिग्नल क्या होगा? लगभग शून्य ना। हाँ, सही बात है। अगर डिस्क्रिमिनेटर हमेशा सही है तो जनरेटर को कोई मीनिंगफुल फीडबैक ही नहीं मिलेगा कि उसे किस दिशा में सुधरना है। वो सीखेगा कैसे? ओह, तो डिस्क्रिमिनेटर का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाना भी एक तरह की समस्या बन सकता है। ये तो पैराडॉक्स है। ये ज्ञान ट्रेनिंग की एक जानी मानी चैलेंज है। इसे अक्सर वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की समस्या से जोड़ा जाता है, जहां जनरेटर को सीखने के लिए जरूरी ग्रेडियंट सिग्नल बहुत कमजोर हो जाता है और वो सीखना बंद कर देता है या बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा। या फिर मोड कोलैप्स जैसी समस्याएं आ सकती हैं। डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक दूसरे को चैलेंज करते हुए एक साथ सीख सकें और बेहतर हो सकें। ये रेस में दोनों का साथ चलना जरूरी है। कोई एक बहुत आगे निकल जाए तो रेस ही खत्म हो जाती है। इस बैलेंस को कैसे साधा जाए, ये ज्ञान रिसर्च का एक बड़ा एरिया है। वाकई एक दिलचस्प नुक्ता। सीखने की सापसी दौड़ में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
Thank you for watching The Funnel Effect.